क्या देना पड़ सकता है हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा टैक्स? और क्या होने वाला है इस बढ़े हुए टैक्स का असर हमारी आम जिंदगी पर? इतना ही नहीं, और क्या है वजह इस टैक्स के बढ़ने की? इन तीनों सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट विद फाउंडर इंडिया में। मैं हूं आयुषी दुबे और हमारी आज की रिपोर्ट है जीएसटी के ऊपर। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जिस समय जीएसटी को लागू किया गया था उस समय हमारे देश में टैक्सेस का एक जाल हुआ करता था। जीएसटी को लागू करने का यही मकसद था कि वन नेशन वन टैक्स। मगर एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है, मतलब जहां कंजप्शन होगा वहां जीएसटी होगा। जीएसटी टैक्स के बेसिक मॉडल की फंक्शनिंग कुछ ऐसी ही है कि पहले जब हम कोई सामान खरीदते थे तो उसमें हमें कई सारे टैक्स देने पड़ते थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। मगर जीएसटी के बाद हमको सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता था जिसपे बायर्स के ऊपर कम प्रेशर पड़ता था। मगर कहानी जितनी सिंपल दिख रही है ना, उतनी सिंपल है नहीं। आसान भाषा में बोलूं तो जिस बेसिक मॉडल के साथ जीएसटी को इम्प्लीमेंट करा जाना चाहिए था, उस मॉडल के साथ जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देश में जीएसटी पर सबसे पहले बात 2008 में हुई थी। 2016 में इसको पास करा दिया गया था और 2017 में ये लागू हो गया था। आपको यही लग रहा होगा ना कि इन सारी बातों में स्पेशल रिपोर्ट जैसा क्या है? ये बात तो हमें पहले से ही पता है। तो डियर व्यूअर्स, हम आपको बता दें कि जिस समय जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही थी, उसी समय फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम की देखरेख में एक कमेटी बनाई गई थी, जिससे ये पूछा गया था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करते समय उसका रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कितना होना चाहिए, जिससे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी टैक्स जनरेशन में कोई ज़्यादा असर ना पड़े। और अरविंद जी का कहना था कि अगर हम जीएसटी का न्यूट्रल रेट 17 to 18% रख देते हैं तो उससे टैक्स कलेक्शन के अमाउंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर सरकार ने इनकी बात को नजरअंदाज करके जीएसटी को कमोडिटीज के हिसाब से मल्टीपल टैक्स रेट पर लागू कर दिया, जैसे कि दूध, अनब्रांडेड आटा, अनब्रांडेड मैदा, गुड़, एग पर 0% तक की जीएसटी। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कार्स, सिगरेट एंड ड्रिंक्स पर 28% तक की जीएसटी है। उससे हुआ ये कि सरकार की इनकम और स्पेंडिंग का मामला काफी बिगड़ गया। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बाकी सारी सर्विसेज में जीडीपी का कम से कम 23% तक का खर्चा होता है, मगर जीएसटी के बाद टोटल टैक्स जनरेशन सिर्फ 15% हो गया। आम भाषा में बोला जाए तो अरविंद जी की बात ना मान करके सरकार का हाल आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हो गया। आइडियली रेवेन्यू का न्यूट्रल रेट 17% होना चाहिए, मगर इस समय एवरेज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 11.3% है। वो भी तब जब जीएसटी कैटेगरी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें नहीं जोड़ी जाती हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल के चीफ बिबेक देबरॉय का कहना है कि देश में वन रेट जीएसटी रेजिम की सख्त जरूरत है। साथ ही हम देशवासियों को ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना सरकार से किसी भी तरह की सर्विस की उम्मीद हम ना ही करें तो बेहतर है। ये बात सुनने में जितनी बेतुकी लग रही है ना, उसके पीछे का लॉजिक उतना ही सॉलिड है। ऐसा नहीं है भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें पहली बार इस तरह के टैक्स सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। यूके और सिंगापुर जैसे देश पहले से ही इस टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं और वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित हुआ है। लेकिन सोचने और देखने वाली बात यह है कि भारत में वन रेट जीएसटी रिजीम कब तक और कैसे लागू होने वाला है। इतना ही नहीं, हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि आखिरकार इसका ग्राउंड पर कैसा और कितना असर होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लिख करके ज़रूर बताइए कि देबरॉय जी की बात कितनी सही और कितनी गलत है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।